सबको माफ करते हुए, मैं सबसे माफी मांगते हुए हट जाओ। पिछले 13 सालों से 4x6 के इस बिस्तर पर लाश की तरह पड़े हुए हरीश राणा की जिंदगी में एक बाबा या फिर कहे वैद्य की एंट्री होती है, जो कहते हैं मेरे द्वारा बनाई गई जड़ी बूटियों से हरीश राणा दोबारा से स्वस्थ हो जाएंगे, चल पाएंगे और बोल पाएंगे। ये सुनकर पिता अशोक राणा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो पूरी तरह टूट पड़ते हैं। ये बाबा राजस्थान के भीलवाड़ा के रहने वाले हैं, नाम अखंडानंद है। अब ये जब मीडिया में खबरें चल रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया था हरीश राणा की इच्छा मृत्यु के लिए, उस वक्त ये खबर बाबा को भी पता चलती है और वो सीधे गाजियाबाद की राज एम्पायर उस सोसाइटी में पहुंच जाते हैं जहां पर हरीश राणा का परिवार रहता है और पिता से लगभग आधे घंटे बातचीत करते हैं। बाबा कहते हैं कि मेरे पास जड़ी बूटियों से बनाई गई ऐसी दवाएं हैं जिनको तुम एम्स डॉक्टर से दिलवा सकते हो और तुम्हारा बेटा पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। अब यहाँ पर ये सुनकर हरीश राणा के पिता टूट पड़ते हैं, आंखों में आंसू जाते हैं, लेकिन वे बाबा से एक बात कहते हैं जिसे आप सुनेंगे तो आपकी आंखें नम हो जाएगी और आपका कलेजा फट जाएगा। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये तस्वीर देखिए। यहाँ पर हरीश राणा चेयर पर बैठे हुए हैं और साथ में एक केक रखा हुआ है और बगल में उनके माता पिता खड़े हुए हैं। आप ये बेबसी देखिए कि बेटे की इतनी उम्र होने के बावजूद भी माता पिता को हाथ पकड़कर केक कटवाना पड़ रहा है, लेकिन आप उन माता पिता की साहस भी देखिए। पिछले 13 सालों में न जाने उनको कितनी बार ये एहसास हुआ होगा दुखों का, कितनी बार उन्हें पछतावा होगा, लेकिन उसके बावजूद वे पिछले 13 सालों से बिताए गए हर पल को, हर दिन को ऐसे जी रहे हैं एक साधारण दिन की तरह। और उसी साधारण दिन में से एक ये दिन है जहां पर हरीश राणा के बर्थडे को मना रहे हैं। माता पिता दोनों अगल बगल खड़े हुए हैं और हाथ में चाकू पकड़कर केक कटवा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आखिर हरीश राणा किस बीमारी से जूझ रहे थे जो एक लाइलाज बन चुकी थी और ठीक होने को तैयार नहीं थी, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु का आदेश दे दिया है। साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर एम्स के डॉक्टर किस प्रोसेस के तहत, क्या वो पूरा प्रोसेस रहेगा जिसके चलते हरीश राणा को मौत दी जाएगी, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये हरीश राणा का घर देखिए। गाजियाबाद की राज एम्पायर सोसाइटी में रहते हैं, 13वीं मंजिल पर ये पूरा परिवार रहता है। आप घर में देखिए, हर चीज़ आपको नॉर्मल नजर आएगी, लेकिन जब आप एक कमरे में जाएंगे तो वहां पर 4x6 के बिस्तर पर हरीश राणा आपको दिखाई देंगे, जो पूरी तरह से मशीनों से बंधे हुए हैं और मशीनों के सहारे ही वो अभी तक जीवित है। ये फुटेज विजुअल जो आप देख रहे हैं क्राइम तक के पास एक्सक्लूसिव है और आप यहाँ देख पा रहे होंगे हरीश राणा जो है के पास में एक छोटी सी बच्ची भी आती है जो उनका गाल चूमती है। अब ये सिर्फ हरीश राणा को ही पता है कि वह आसपास के लोगों की बातों को समझ पाते हैं, सुन पाते हैं या फिर कुछ महसूस कर पाते हैं, ये सिर्फ हरीश राणा को ही पता है। अब यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची जो उनके परिवार में ही मौजूद थी वो हरीश राणा की गाल को चूमती है। अब ये सिर्फ उन्हें पता है कि क्या वो ये महसूस कर पाए हैं या फिर नहीं कर पाए हैं। हरीश राणा जो 2013 में उनके साथ एक हादसा होता है जिसके बाद उन्हें लकवा पड़ जाता है, एक दिमाग पर गंभीर चोट लग जाती है, जिसके बाद से वो न चल पाते हैं ना ही बोल पाते हैं। सिर्फ आंखों का मूवमेंट कभी कभी होता है और यहाँ तक कि उनका जो मुंह है वो खुला रहता है, आंखें कभी बंद हो जाती है और कभी कभी पलकें भी झपकने लगती हैं, लेकिन क्या वो महसूस कर रहे हैं ये सिर्फ उनको ही पता है। अब यहाँ पर उनकी माँ ने क्या कुछ कहा है उसे आप जानेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। माँ ने कहा है, और माँ से जब भी बातचीत की जाती है तो भावुक हो जाती है, उनके जो चेहरे का भाव है वो शून्य हो जाता है। माँ ने कहा है कि जब भी मैं उसकी मालिश करती थी तो मैं उसे घर के किस्से बताती थी, हर दिन घर में क्या कुछ बीता हुआ है, क्या कुछ हुआ है, वो सब उसे सुनाती थी मालिश करते हुए। और कई बार घंटों तक बस इंतज़ार करती थी कि एक बार बस पलक झपके ताकि मुझे लगे कि उसने कुछ समझ लिया है, सब सुन लिया है। लेकिन कभी उबासी लेता, कभी छींक आती या आंखों के आसपास की त्वचा फड़कती तो हमें उसी से उसके जिंदा होने का सुकून पता चलता। पिछले 13 सालों से परिवार जो है इसी जद्दोजहद में जी रहा है। यहाँ पर हरीश राणा के माता पिता ने दिल्ली वाला अपना मकान भी बेच दिया क्योंकि यहाँ पर खर्चा बहुत ही ज़्यादा आ चुका था। अब हम आपको एक ऐसा इत्तेफाक बताएंगे जब आप जानेंगे तो आपकी आंखें भी नम पड़ जाएंगी। हरीश राणा गाजियाबाद की राज एम्पायर सोसाइटी में 13वीं मंजिल पर रहते थे अपने परिवार के साथ, और इत्तेफाक देखिए कि 13 मार्च को पूरे 13 साल बाद वो अपने इस घर में उन्होंने आखिरी सांस ले ली है, क्योंकि 13 मार्च को
परिवार ने उसे एम्स के अस्पताल में भर्ती करा दिया है। उसी एम्स के अस्पताल में जहां पर लोग मरीजों को इसलिए भर्ती कराते हैं इस आस और इस दुआ के साथ कि वे पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए। लेकिन यहाँ पर हरीश राणा के माता पिता की बदनसीबी देखिए कि वे अपने बेटे को इसलिए भर्ती करा रहे हैं ताकि इस अस्पताल में उन्हें हरीश राणा को मौत प्राप्त हो जाए। इतने नहीं, एक इत्तेफाक और सामने लेकर आता है। हरीश राणा की उम्र 31 साल है और अगर आप उम्र के अंकों को आगे पीछे करते हैं तो 1 और 3 सामने निकल कर आता है। यानी ये सिर्फ इत्तेफाक है या फिर कुदरत का निज़ाम, ये सिर्फ भगवान को पता है। अब यहाँ पर हरीश राणा एक ऐसी बीमारी जूझ रहे थे जो बहुत ही लाइलाज बन चुकी थी। साल 2013 में जब वो चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी में बीटेक की पढ़ाई कर रहे थे तो 4वीं मंजिल से गिर गए और उसके बाद जो है उनके दिमाग पर गंभीर चोट आ चुकी थी। एक ऐसी बीमारी आ चुकी थी जो पूरे शरीर में लकवा पड़ चुका था और कहें तो ना वो बोल पा रहे थे ना ही वो चल पा रहे थे और सिर्फ उनकी आंखें कभी कभी मूवमेंट होती थी। स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई थी और जब डॉक्टरों को लगा कि अब शायद हरीश राणा ठीक नहीं हो पाएंगे और वो कोमा में पहुंच चुके हैं तो अस्पताल से उन्हें घर लाया जाया गया और कुछ समय बाद जो है वेंटिलेटर से भी हटा दिया गया। वेंटिलेटर एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है। अब जो एक स्ट्रेचर पर थे और माता पिता उनकी सेवा कर रहे थे। हरीश राणा के पिता ने बताया है कि कितना जो है उनको दुख झेलना पड़ा है, कितना खर्चा उनको झेलना पड़ा है। उन्होंने बताया कि एक समय पर नर्स और दो फिजियोथेरेपिस्ट थे जिनका काफ़ी खर्चा था। क्या कुछ उन्होंने बताया, एक बार आप वो सुनिए। घर में हम आए 21 दिन बाद जी, 21 दिन, हाँ लगभग 21 दिन रहे वहाँ। वो है हमारे पास डिस्चार्ज समरी के सिर्फ। डॉक्टर ने बोल दिया कि आप इसको घर करें। फिर उसके बाद हमने एक नर्स रखी, उसमें मेरी सैलरी लगभग 27-28 हज़ार थी। फिर बाद में रिटायर हुआ तो मेरी 40-42 हज़ार थी। कहाँ काम करते थे? मैं ताज सेट सुना होगा आपने, ताज सिंगापुर एयरलाइंस टर्मिनल सर्विस। उसके बाद सर मैंने वो घर पे ले आए, नर्स रखी, एक फिजियोथेरापी रखा। हमें तो कुछ भी नहीं आता था और नर्स को 28 हज़ार रुपये बहुत होता है, पर चलो सहयोग मिला था, पैसा था, हमने दिया। और 2 महीने रखी हमने। 1-2 महीने हमने फिजियोथेरापी रखे, 2 रखे, एक 14 हज़ार में, एक 9 हज़ार में है। एक तो साल भर लगा रहा, वो तो बहुत पैसे ले गया परंतु ठीक नहीं हुआ। उसने तो गारंटी भी ली कि 100% ठीक हो जाएगा। फिर इलेक्ट्रोथेरेपी, उसने पता नहीं कौन कौन सी थेरेपी दी हमने, पर कोई असर नहीं। उसके बाद हम इसको जैसे दौरा पड़ गया तो फिर वो श्वेता सिंगला को फ़ोन किया तो उन्होंने बोला इस नर्सिंग होम में ले आओ। वहाँ ले गए, वहाँ उन्होंने 4 घंटे में वो कवर कर लिया। तो 3 दिन बाद हमें डिस्चार्ज कर दिया। उसके बाद फिर घर आ गए। फिर ये जो HBOTD ये बाद में दी थी हमने, क्योंकि जब बनर्जी जी से वो हुई ना, किसी ने रेफरेंस दिया, वहाँ ले गए। तो ये 2 साल बाद की बात है। ये कुछ कर रही है, पेन लिया है इसने। तो उसके बाद हमने वो जो दी तो 26 दिन बाद होश में आ गया था। जब ये होश में आया तो 3 दिन बाद इसको फिर दौरा आ गया। हम एम्स ले गए, ट्रामा सेंटर, जो मैं अभी पहले बात बता रहा था। एम्स ट्रामा सेंटर में इसको 31 दिन रहा है वेंटिलेटर पे। जो मैंने व्यवहार था वो तो बता ही दिया आपको पहले, प्रोफेसर की ऐसे लगे कहने। उसको वहाँ लागा भी लग गया। उस लागा ठीक करने को हमें लग गया लगभग 1 साल। परंतु भगवान की कृपा से पहले तो एक बंदा लगाया, वो 100 रुपये रोज ले, परंतु एक लड़की ऐसे मिली, उसने कोई पैसा नहीं लिया। हाँ, उसको ये आवे, जैसे कभी उसके बेटे का जन्मदिन है तो पाइनएप्पल केक ले आए, फ्रूट केक ले आए, या जो भी कैसे सेवा करें। हाँ, डॉक्टर को भी ले जाता, वो डॉक्टर मना करती थी, कह रहे नहीं लाना। और वो डॉक्टर ऐसी है कि उसने हमें CT स्कैन के लिए भी मना कर दिया। फिर जब 1 साल 2 साल बीत गए तो मैंने कहा आप हमारे से ना वो मांग रहे थे CT स्कैन की लेटेस्ट रिपोर्ट, कह रहे हैं अभी नहीं करना। मैंने कारण तो बता दो मेरे को कुछ। तो उन्होंने बोला जैसे एक पेड़ सूख जाता है, पेड़ की जड़ें सूख जाती हैं, पेड़ सूख जाता है, वैसे ही जो ब्रेन की में छोटी छोटी नसें होती हैं वो सूख चुकी हैं। तो मैं नहीं चाहती कि आप, वो जानती थी मेरे को पूरा कि यही बंदा काम करता है। और तो कह रही नहीं है, पैसा नहीं खर्चना। उसके बाद हमने देसी इलाज शुरू किया। तो उसमें आपने सुना होगा योगेंद्र रस, चिंतामणि रस, मंगल रस, कितने महंगे हैं ये। एक 10 ग्राम लेना आपने तो 10 ग्राम नहीं, 1 ग्राम भी लेना तो स्वामी रामदेव का 900 रुपये का है और धूत पापेश्वर कंपनी का 1400 रुपये का है। तो ऐसे ऐसे कई इलाज किए जी। फिर इधर ले गए, वैद्य बताया किसी ने, वहाँ ले गए। फिर वैद्य से पूछा, मैंने कहा जी आप बताओ। उसने कोई बकरी का दूध बताया, अपनी दवाई वो दे। फर्क तो पड़ा उससे, उसकी पोटी पाटी ठीक लगी आने, परंतु कोई फर्क नहीं आया, क्योंकि वो नाड़ी देखता था और लाइन लग जाती थी 4 बजे। मतलब दिल्ली के कोई हॉस्पिटल नहीं, मतलब हमने RML में
वो RML का तो डिसेबिलिटी भी है, जनकपुरी सुपर स्पेशलिस्ट वहाँ का भी डिसेबिलिटी है हमारे पास 100% का। और जहाँ जहाँ प्राइवेट बताए वहाँ ले गए, परंतु कोई फर्क नहीं पड़ा। अब कोविड में इसको हम गांव ले गए और गांव में ले जाने के बाद ये ठीक रहा गांव में, परंतु वहाँ ये फूड पाइप इंडोस्कोप जैसे यहाँ नहीं डालने आती, यहाँ CMO ने भेजा मेरे को यशोदा में, उन्होंने 7,000 रुपया रखवाया भी, बाद में तीसरे दिन बोलता जी इसको अप्रूवल लेना पड़ेगा। मैं क्या अप्रूवल का आएगा, कह रहे जी इसको डालने का। मैं क्या डालने का, आपने सारा खूनो खून कर दिया, अगर नहीं डालने आती तो मना करो मेरे को, कि मेरे को नहीं डालने आती है भाई। छूट भी सकता है, 5-6 महीने का मेहमान है, सच जो बात है, परंतु कोई पता नहीं, कह नहीं सकते। हम तो ये सोच रहे हैं, ये तो ऊपर वाले के ऊपर है। हमें किसी को जीवन, जैसे उन्होंने लिखा कि हमें किसी का मारने का हक नहीं है, परंतु भारत सरकार ने या किसी भी सरकार ने कोई बुद्धिजीवी चुने हुए हैं, कोई जज बनाए हैं, कोई कुछ तो कुछ डिसाइड लेने के लिए ही तो बनाए हैं वो। हमने तो, हम माता पिता है, हमें अच्छा तो ना लगता कि हम ही अपने बच्चे का गला घोंट दे, क्या अच्छा लगता है या शोभा देता है? कोई, मैं तो बोलता कोई ऐसा माता पिता नहीं है जो कि अपने बच्चे की जान अपने आप ले ले। हमने कोर्ट में जाने का मतलब ये था कि वो लोग जो उनकी पीठ बैठेगी या मेडिकल बोर्ड, जबकि डॉक्टरों ने 100% डिसेबिलिटी दे दी है। और एक डॉक्टर ने हमारा जो न्यूरोलॉजी का भी रिटायर हो गए, आनंद सिंह RML के थे न्यूरोलॉजी के, उन्होंने लिख के दिया था, उनके साथ ऐसा कह रहा हमने दिया लिख के, 2 डॉक्टरों ने और उन्होंने दिया, वो भी प्रोफेसर थे, वो कर दिया। डॉक्टरों की तो होती है, हमारी इतनी कोई पहुंच नहीं है। तो मेरा कहने का भाव है कि जो जज साहब हैं, ठीक है उन्होंने जो निर्णय लिया, क्या अपना सोच के लिया, परंतु ऐसी जो महान हस्तियां बैठा रखी हैं सरकार ने, वो या तो यहाँ आकर के साक्षात्कार में देखें कि वाकई उस घर में क्या क्या परेशानी है, क्या नहीं है। रात भर अभी जागना पड़ता है जब इसको बलगम खांसी होती है तो, क्योंकि हम एक कर देना, अप्रूवल कर देना, ब्रेड वाला आया हुआ 6383। तो फिर जज साहब ने ये रिपोर्ट दी और हमें हमारी ये इच्छा है कि अब इसको ना कष्ट से मुक्ति मिल जाए, हम इसके अंग पंग दान कर दें और इसको इस कष्ट से मुक्त मिल जाए। है तो ये भी जीव हत्या, मैं इस बात को सुनता, मेरी आत्मा अलाउ नहीं करती इससे, क्योंकि मैं संस्था में रोज जाता हूँ, 4 बजे उठता हूँ। लेकिन परिस्थिति ऐसी बन चुकी है कि हम नहीं चाहते कि इस बच्चे से, मैं भी क्षमा मांगता हूँ, हम क्षमा चाहते हैं, जाने अनजाने मनसा वाचा कर्मा, कभी भी हमारे से कोई भूल चुके तो बेटा माफ कर। और तेरी गाड़ी खराब हो चुकी है, तू भी परमात्मा से अगर सुनता है तो परमात्मा से प्रार्थना करके मेरे को इस कष्ट में मुक्त करो और मैं दूसरे किसी समर्थ घर में जन्म लूं, वहां तू सुख मतलब जैसे भी है तेरी आत्मा की मतलब शरीर मिले, ठीक ठाक मिले। तो हमारी तो ये दुआ है। अब हम आपको बताते कि आखिर एम्स के डॉक्टर हरीश राणा को किस तरह से मौत देंगे। ये पूरी जो है 6 से 7 स्टेज में होगी। यहाँ पर 13 सालों से जिंदा होकर भी लाश बने हुए हरीश राणा को अब धीरे धीरे उनके कुछ दवाएं हैं जिनको सहारे वे जीवित हैं उनको हटाया जाएगा और उनकी जो मशीनें हैं उनको भी हटाया जाएगा। एक वक्त ऐसा था जब वो वेंटिलेटर पर थे, लेकिन डॉक्टरों के आदेश के बाद जो है उन्हें वेंटिलेटर से हटा दिया गया है। अब यहाँ पर हरीश राणा की जो ब्लड प्रेशर की दवाई है उनको धीरे धीरे कम कर दिया जाएगा और उनकी जो मशीनें लगी हुई है उनको सिस्टम को हटा दिया जाएगा। लेकिन कुछ दवाई जो हैं अभी भी उनको दी जाएगी, जैसे कि ये दवाई हो सकती है, जो नींद की दवाई है वो दी जाएगी। अगर किसी तरह का दर्द हरीश राणा झेल रहे हैं तो उन दवाइयों को हरीश राणा को दिया जाएगा। आप कह सकते हैं कि हरीश राणा अगर किसी तरह का दर्द झेल रहे हैं तो कैसे बता पाएंगे? वो तो ना बोल पाते हैं, ना ही कोई इशारा कर पाते हैं, ना ही चीख पाते हैं, ना ही रो पाते हैं। लेकिन डॉक्टर को शायद पता चल सकता है कि किस तरह का अगर उन्हें कोई दर्द हो रहा है, तो उसके चलते वो पेन किलर और नींद की दवाई भी उन्हें दी जाएगी। पैसिव यूथेनेसिया ये होता है कि जिसमें कि हम लोग जितनी भी लाइफ सपोर्ट ट्रीटमेंट पेशेंट को दे रहे हैं वो हम विड्रॉ करते जाते हैं। ये एक मेडिकल बोर्ड की सुपरविजन में होगा जिसमें कि हम लाइफ सपोर्ट मेडिसिन, चाहे वो बीपी कंट्रोल करने की दवाई है या वो ऑक्सीजन है या जितने भी लाइफ सपोर्ट के मेजर्स हैं उनको हम विड्रॉ कर लेंगे, जिससे कि पेशेंट नेचुरल वे से उसकी जान जाए। एक्टिव यूथेनेसिया ये बिल्कुल नहीं है। एक्टिव यूथेनेसिया में हम मेडिसिन देते हैं जिससे कि पेशेंट की जान जाए। इसके अंदर पैसिव यूथेनेसिया, जो भी उसका सपोर्ट सिस्टम है उसको धीरे धीरे एथिकल वे में हम विड्रॉ करते जाएंगे ताकि पेशेंट एक नेचुरल डेथ के हिसाब से जाए। ये जो पूरा प्रोसेस होगा, ये तो आपने एक बात बताई कि जो भी उसका लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम होगा, चाहे वो फूड हो, चाहे वो पाइप के थ्रू या जो भी थ्रू जाता हो,
इसके अलावा क्या ऐसा भी होगा कि वेंटिलेटर पर पहले उसे डाला जाए, फिर वो वाला प्रोसेस किस तरीके से होता है वेंटिलेटर? पेशेंट को पहले स्टेबलाइज किया जाएगा। अगर उस वक्त उसको स्टेबलाइजेशन करने के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता है तो वो डॉक्टरी बोर्ड जो है उसका डिसीजन लेगा, और उसके बाद धीरे धीरे करके जो है चीज़ों को विड्रॉ किया जाएगा। और पेशेंट को भी तकलीफ ना हो, इस चीज़ का भी जो डॉक्टर्स हैं वो पूरा ध्यान रखेंगे, ताकि उनकी जो जान जाती है वो बड़े नेचुरल वे से जाए और बिना किसी ज़्यादा दिक्कत के जाए। क्या इसमें जो बीपी की दवाइयाँ होती है उसका क्या रोल होता है सर? लाइफ सेविंग सपोर्ट सिस्टम के अंदर बीपी जब लो होता है तो हम बीपी बढ़ाने की दवाइयाँ देते हैं। अगर वो नहीं देंगे तो पेशेंट की डेथ हो जाएगी। ऑक्सीजन देते हैं, कई बार वेंटिलेटर्स भी देते हैं, और असिस्टेड न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन देते हैं। यानी कि हम नलकी के जरिए पेशेंट को खाना देते हैं, पानी पहुंचाते हैं या आईवी फ्लूइड्स देते हैं। ये सब जो है ये लाइफ सस्टेनिंग या लाइफ सपोर्ट मैन्यूवर्स हैं जो कि हम करते हैं पेशेंट के साथ में। लेकिन पैसिव यूथेनेसिया में धीरे धीरे करके बोर्ड जो है इनको विड्रॉ करता जाता है, ताकि पेशेंट की अपनी एक नेचुरल डेथ हो। अगर ये जो बीपी की मेडिसिन है उसको कम किया जाए या हटाया जाए उसको नेचुरल डेथ लाने के लिए, तो ऐसे में पेशेंट को प्रॉब्लम भी शुरू हो जाएगी, घबराहट हो जाएगी या किसी तरीके की कोई दिक्कत, तो उस केस में फिर डॉक्टर क्या करेंगे? डेफिनेटली ये पहला केस है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में कहा है, तो ये किस तरह से प्रोसेस ये चलेगी। लेकिन ये ज़रूर है कि जब भी ये चीज़ें विड्रॉ होंगी, अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है या परेशानी रहती है या उसको पेन होता है, तो उस वक्त डॉक्टर्स ये भी ध्यान रखेंगे कि उसको पेन ना हो या उसको तकलीफ ना हो, तो उसकी भी दवाइयाँ दी जाएंगी। ठीक है। क्या नींद की मेडिसिन भी दी जाएंगी उनको? ये बोर्ड का डिसीजन रहेगा कौन सी दवाई देनी है या कौन सी नहीं देनी है। लेकिन एक सक्षम बोर्ड जो है अपनी सुपरविजन के अंदर एथिकल वे में इन चीज़ों को विड्रॉ करेगा। इस तरह से जो है उन्हें जो है ये तमाम चीज़ें हटा दी जाएंगी और उन्हें जो है एक नेचुरल जो है सिर्फ पानी के सहारे उन्हें छोड़ा जाएगा। ये धीरे धीरे करके किया जाएगा, और जब लगेगा खाना पीना उन्हें दी जाएगा। लेकिन जब डॉक्टर को लगेगा कि अब शायद वक्त आ चुका है कि हरीश राणा की सांसें थमने वाली हैं, कुछ वक्त ही बचा है, उसके बाद खाना पीना भी उनका बंद कर दिया जाएगा। अभी जो है ऑक्सीजन भी लगाई गई हुई है, लेकिन आने वाले वक्त में ऑक्सीजन भी हटा दी जाएगी और जो है नेचुरल जो हवा है उससे ही वे सांस लेने का कोशिश करेंगे। और शायद जब लगेगा डॉक्टरों को कि अब अंतिम समय आ चुका है, तो उसके बाद जो है ये पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी और एक तरह से वो सिर्फ एक बिस्तर पर आपको नज़र आएंगे। लेकिन अभी पूरी तरह से सिस्टम नहीं हटाया गया है, अभी उनकी कुछ दवाइयाँ भी चल रही है। ये एम्स के डॉक्टरों ने बताया है। और साथ ही हम आपको बता दें, एक वीडियो सामने लेकर आई थी जहाँ पर ब्रह्म कुमारी जो है वो उनसे बातचीत कर रही थी, उनके माथे पर चंदन का टीका लगाती है, और उस वक्त आप देख सकते हैं उनकी आंखें मूवमेंट भी करती हुई नजर आएगी। इस वीडियो में तो नहीं, आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप देखते रहिए क्राइम तक।